नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना की प्रस्तुति। इसमें हम देखेंगे केंद्रीय और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 245 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का विभाजित हल प्रश्न पत्र इसमें होगा और यह सामान्य अध्ययन एनजीएस का पूर्वावलोकन है और इसमें कवर किया जा रहा है 1990 से मार्च 2024 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं, जिसमें देखें तो यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी इसमें अंक में शामिल है और इसमें देखें तो विशेष आकर्षण अध्यायवार रिविजन नोट्स में इसमें दिया गया है। और इसमें हम जो मुख्य रूप से देखने जा रहे हैं राज्य आधारित प्रश्न होगा। इसमें उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड जो प्रदेश है इसमें कवर किए गए हैं, तो इसमें स्पेशली हम उत्तर प्रदेश की जो राज्य आधारित प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे और यह अंक जो होगा अति उपयोगी होगा यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित मूल्य आरओ एग्जाम 2023, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस और उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए राज्य आधारित प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अन्य राज्यों के देखें एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत भी अंक महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 17वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025, आरपीएससी जेपीएससी यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, यानी इसमें जो राज्य आधारित प्रश्न हैं इस अंक में वीडियो के पार्ट 1 लेक्चर में हम देखेंगे राज्य आधारित प्रश्न। इसमें उत्तर प्रदेश को हम देखने जा रहे हैं, यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो है यह पीवाईक्यू होगा और इसमें उत्तर प्रदेश होगा। इसमें उत्तर प्रदेश एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन इसमें हम देंगे। इसमें पहली टॉपिक को इस लेक्चर फर्स्ट में इस पहली टॉपिक को हम कवर करेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य को, यानी ये सारी टॉपिक इसमें हैं। तो इन टॉपिकों के अंतर्गत सबसे पहली टॉपिक हम ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये सारी टॉपिकें इसमें दी गई हैं और ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये सारी टॉपिक दी गई हैं। तो वीडियो के इस फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश एक परिचय के अंतर्गत और ये सारे ही पीवाईक्यू के रूप में होंगे। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र विश्लेषण यहाँ से है, यानी सारे ही जो वर्षों के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वहाँ से इसका विश्लेषण किया गया है। प्रश्न पत्र विश्लेषण के अंतर्गत ये पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए वहाँ से सब लिए गए, इसमें कलेक्शन किया गया है। तो इसमें देखते हैं राज्य आधारित प्रश्न उत्तर प्रदेश एक परिचय ऐतिहासिक परिदृश्य, पहले टॉपिक को इसमें हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके वन लाइनर पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी स्टार है वह अब तक परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान देना है। यानी इसमें हम जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न उस पर डायरेक्ट नहीं चलते हैं, था वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर वन लाइनर के रूप में हम देखते हैं और जहाँ भी स्टार बनाया गया है वह पूर्व में पूछे गए प्रश्न है, यह बात इसमें ध्यान देना है। और ऐतिहासिक परिदृश्य के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश एक परिचय यानी उत्तर प्रदेश एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम हिस्ट्रिकल इसके पार्ट को देख रहे हैं, ये नोट्स के अंतर्गत इसमें समाहित है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला यहाँ स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। यानी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यह उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं मेरठ और सहारनपुर से, ये उत्तरी जिले हैं, वहाँ से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति यानी इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ध्यान देना है कि साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ से प्राप्त हुए। ये हिंडन नदी के तट पर जो है यह आलमगीरपुर है मेरठ में, वहाँ से जो है हड़प्पा संस्कृति या ताम्र संस्कृति के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बड़ा गांव एवं हुलास दोनों सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी हुलास खेड़ा, ध्यान देना है कि हुलास खेड़ा जो है ये ध्यान दें कि इसमें जो है सहारनपुर में है, से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारे उत्तर प्रदेश हैं। यहाँ से कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के हाथ सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे इसमें देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के लाल मृदभांड अवशेष के रूप में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद और प्रयागराज की बेलन घाटी, यानी ध्यान देना है स्टार से बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद और प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी की पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई। बेलन घाटी के लोह दा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ध्यान देना है कहाँ से, बेलन घाटी के लोह दा नाला से यह अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आगे इसमें देखें तो ये इलाहाबाद और प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरास्थल से झुपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ जिले के सराय नारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस जगह को पूछ देता है कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ में है। और ये मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है, यहाँ से मानव अस्थिपंजर कुछ अवशेष प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहा तथा महदहा, यह भी ध्यान देना है कि प्रतापगढ़ में महदहा और सराय नाहा दोनों इंपॉर्टेंट है, नामक स्थान प्राप्त हुए हैं। महदहा पुरास्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सील लोढ़े, गर्त चूल्हे, शवाधान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं।
दमदमा, ये ध्यान देना है कि ये दमदमा भी प्रतापगढ़ में ही है, यानी इसमें देख सकते हैं क्या सराय नाहरराय और महदमा और इसके बाद दमदमा है, ये सारे प्रतापगढ़ से हैं। दमदमा प्रतापगढ़ पुरास्थल से हड्डी एवं सिंह के उपकरण व आभूषण गत चूल्हे था 41 मानव शवाधान मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल ओल्ड प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसे के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था, यानी लहुरा देश से पूर्व यहाँ पर माने जाते थे। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के नाहरराय से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। आलमीगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी आलमीगीरपुर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी विस्तार है, यानी पश्चिम में यहाँ तक विस्तारित है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद देखें सोहगौरा, ये कहाँ पर ध्यान देना है, सोहगौरा गोरखपुर जिले में स्थित से उत्तरी काली पालिस्तान में मध्यभारत संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। कहाँ से, सोहगौरा से। हस्तिनापुर जो कि मेरठ जिले में स्थित है से ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहाँ से मृतभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्य युग तक के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखें ये इंपॉर्टेंट क्यों स्टार यहाँ पर, हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्य यानी मौर्योत्तर, हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योद्धों की मुद्राएं प्राप्त हुई। इसकी स्थापना हस्ती नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम देख लें तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 जो है वह पहले का मध्य देश, अब आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये 8 जो महाजनपद स्थित हैं। कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती जिले में सहित में थे। सतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध यानी सतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध, कौशल जो था यह अवध का उल्लेख हुआ है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र एवं दक्षिण भाग की राजधानी कांपिली थी। महाजनपद युग में शंकिला फर्रुखाबाद के समीप स्थित पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित की राजधानी कोशम वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र थे। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। किसको, कौशाम्बी का ध्यान देना है। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई। मल्ल महाजनपद जो देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी कुशीनगर, कसिया, तपावा, पटरौना थे। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कालशी वर्तमान उत्तराखंड से अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों में उत्कीर्ण ईंटों की एक विधि मिली है, जो तृतीय शती ईस्वी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में महिलाओं की प्रवज्जा को अनुमति दी थी। प्रजापति गौतमी थे, बुद्ध की सौतेली माता दीक्षा पाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार शंकिशा में भगवान बुद्ध इंद्र वो ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। शंकिशा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन मृगदाव यानी ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। ये ध्यान देना है, सारे इंपॉर्टेंट है। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनाया था। इसी सिंह स्तंभ शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राज्य के रूप में अपनाया गया। हेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धम एक स्तूप है। फायान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का यानी बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुए। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। बौद्ध ग्रंथ अगुंतु निकाय था जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होता है। चेदी महाजनपद की राजधानी
सुक्तिमती बांधा के समीप थे। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इसे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे इसमें देखते हैं तो यह हेनसांग चीनी यात्री ने अपनी यात्रा विवरण सियुकी में अतरंजी खेड़ा को पिलोशान कहा है, यानी ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अजंते अतरंजी खेड़ा एटा जिले में स्थित है। से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौ प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से शुंगो, कुषाणों, गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थकरों जिसमें प्रथम तीर्थकर जो है भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थकर भगवान अभिनंदनाथ, पंचम तीर्थकर भगवान सुमितनाथ तथा 14वें तीर्थकर भगवान अनंतनाथ का जन्म स्थल अयोध्या है। यानी जो 5 तीर्थकर हैं उनके अभी हमने नाम देखा, इनका जन्म स्थल अयोध्या है। सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी यानी वाराणसी थी। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा छठे तीर्थकर भगवान पद्मप्रभ से संबंधित था। श्रावस्ती तृतीय तीर्थकर भगवान शंभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों जिसमें उत्तरापद, दक्षिणापद, मध्यपद के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। यहाँ के शाहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवंत महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। आजीवक संप्रदाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली पुत्र गोशाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती थे। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों शिव कला हेतु प्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थत्वों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। काकंडी देवरिया 9वें तीर्थकर भगवान सुविधिनाथ यानी पुष्यदंत का निवास स्थल था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्या था, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में करवाया था। अहित छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईस्वी प्राप्त हुए हैं। अहित छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अहित छत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुंज के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान देना है कि प्राचीन काल में कन्नौज था, कान्यकुंज के नाम से प्रसिद्ध था। पुष्यवेतु नामक हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। इसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। ध्यान देना। बौद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा के शाम में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग था। वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र था। काम्पिल्य बदायूं एवं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। अरौरा मिर्जापुर से अशोक के लघु शिलालेख तथा सारनाथ वाराणसी और कौशाम्बी प्रयागराज के समीप से लघु स्तंभ लेख मिला है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिश्चंद्र द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख उत्कीर्ण है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वा यानी प्रयागराज में कुमारगुप्त प्रथम ने 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर जिले में होड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। देवगढ़ ललितपुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। यहाँ से जैन तीर्थकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्ण लिपियों का अभिलेख मिला है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर कानपुर नगर में स्थित चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना है तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इसकी छत पिरामिडाकार है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के काफी मात्रा मिले हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था।
मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव एवं विकास हुआ। यहाँ मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। यहाँ से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 1435 ईस्वी में मालवा के होशंग शाह ने कालपी पद कर लिया था। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबद्ध था। यहाँ से बीरबल का रंगमहल तथा मुगलकालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चंदेलों का राज्य जीजाभुक्ति यानी ज्योति के नाम से चर्चित था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर लूटपाट की थी। 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। 1194 ईस्वी में चंदावर जो कि फिरोजाबाद के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासक को पराजित किया था। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में मुगल काल में नील की खेती होती थी। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। यह मकबरा बागीचे में स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई थी। इस जंजीर को न्याय की जंजीर की संज्ञा दी गई थी। न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार कर सकता था। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। आगरा में ही मीना बाजार लगता था। मीना बाजार में ही जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। नूरजहां ने आगरे में अपने पिता इत्मादौला का मकबरा बनाया था। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित किया गया है और इसमें अलंकरण के लिए पित्रादूरी शैली का प्रयोग किया गया है। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरे का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता है। यानी शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद और जो है ताजमहल जो है आगरा बनाया है शाहजहां ने, और जबकि औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनाया वो दिल्ली बनाया, उसको आगे हम देखेंगे। यूरोपीय यात्रियों राल्फ फिट्जबर्नियन ने आगरे के वैभव की प्रशंसा की है। संतुलित काल एवं मुगल काल में कड़ा प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा के तट पर स्थित महत्वपूर्ण एक सूबा था। आगे इसमें देखते हैं सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में कर दी थी। कड़ा क्षेत्र में स्वर्ग द्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। संत मलुकदास की जन्मस्थली कड़ा थी। पूर्व मध्यकाल में कालिंजर जो कि बांदा जिला में है वह राजपूतों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया था। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोइल पद का स्थापित किया था। सुल्तान बहमूद लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा था, जिसने बहमूद लोदी के अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमदेव को 1203 ईस्वी में कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेषा शुरू की मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी जो जालौन जिला में है को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहजुहा को पराजित कर उत्तराधिकारी युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को नष्ट किया। भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा थी जो सूरजमल जाट के समय गौरवान्वित हुई। पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़ कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह ने गढ़ कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की थी। 14वीं शताब्दी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किलों की रविंद्र की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की थी। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। शर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थे। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं का संबंध बदायूं से था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले के स्थित बरन का निवासी था। बदायूं दिल्ली लखनऊ व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। सुल्तान बलवन के समय गढ़ कुंडार पर बुंदेलों का अधिकार कर लिया था, जो 1531 ईस्वी तक इसकी राजधानी रही थी। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था।
ध्यान देना यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके अब प्रयागराज कर दिया गया है। अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधा भाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि हैं। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनाया था, जिसे 1613 में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ध्यान देना इसमें है कि 1707 ईस्वी जो कि औरंगजेब की मृत्यु के समय से और 1757 यानी 50 वर्षों में जो प्लासी का युद्ध हुआ था तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ था बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था। दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड स्थापित राज्य था। फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। बुंदेलखंड पर मराठों का राज्य स्थापित था। 29 मई 1658 को शामगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया, मुराद को छल से बंदी बना दिया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह गुर्जर ने झांसी किले की स्थापना की थी। संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी का ओरछा के शासक छत्रसाल से पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया। पानीपत के तीसरे युद्ध जो 1761 में हुआ था में मराठों, जाटों, राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत का भाग निर्धारित कर दिया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। ध्यान देना 1765 में 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण इलाहाबाद में रहा। 1732 में मराठों के संरक्षण दिल्ली पहुंचा। 1774 में अंग्रेजों ने रोहिला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर मीरानपुर कटरा में पराजित कर रोहिलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1732 ईस्वी में बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने की थी। वह अवध का पहला नवाब था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1775 ईस्वी में सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसिफउद्दौला अवध का नवाब बना। उसके पश्चात अवध की राजधानी फैजाबाद अब अयोध्या से लखनऊ स्थानांतरित की गई। आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी यानी जो है आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। इसी संधि के तहत वारन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। आसिफउद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था। बनारस के राजा चेत सिंह ने 1780 में अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक धन मांगे जाने का विरोध किया था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को हटाकर महिप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया था। 1797 में आसिफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। तब बाह्य आक्रमण सुरक्षा के बदले प्रति वर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया। आगे देखते हैं तो यह है यहाँ से विस्तार बीच में है। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली खान ने सुरक्षा गारंटी के बदले में गोरखपुर, रोहिलखंड, इलाहाबाद, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा एवं एटा के क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। 1809 ईस्वी में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया। उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। 1857 ईस्वी में उत्तर भारत की जनता, जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया, जिसे वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, तो वीर सावरकर जी हैं। 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर के 19वीं देसी सैनिक टुकड़े के चरबीयुक्त कारतूसों का प्रयोग से इनकार कर दिया। उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी के मंगल पांडे तत्कालीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गाजीपुर और बलिया के निवासी, ये ध्यान देना है कि 34वीं देसी सैनिक के छावनी के जो है सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेंगरी बाग और जनरल ह्यूरिस की हत्या कर दी। ध्यान देना कुछ तत्कालीन पश्चिमी प्रांत के गाजीपुर में था, अभी बलिया में हो गया है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। इन कारतूसों का प्रयोग करते समय उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा व्याप्त है कि इन कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगाई गई है। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी सेना नए कारतूसों छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। परिणामस्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति का गठन किया, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया।
1857 के इस विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दोआब क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया था। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 1858 को कालीन कैम्पबेल द्वारा लखनऊ पर अपना कब्जा कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर बिठूर में प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार था। नवंबर 1857 विद्रोही ने अंग्रेज जनरल विल्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर कालीन कैम्पबेल द्वारा विजित कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुए अजीमन बेगम नाचने गाने के विशेष संबंध थे। पंडित सुंदर लाल की पुस्तक भारत में अंग्रेज राज के अनुसार कानपुर विद्रोह का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली आजीमन बेगम थी। 1857 ईस्वी के विप्लव के पश्चात बरेली के प्रशासन पर खान बहादुर खान रोहिला सैनिक अधिकार कर लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों में यदि कोई जवा मर था तो वह झांसी की रानी थी। विद्रोहियों में कोई जमा मर था तो झांसी की रानी। तो उक्त टिप्पणी जून 1858 युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए उनके विरुद्ध आक्रमण करने वाले अंग्रेज जनरल फिरोज ने किए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल महादेव मंदिर था। मेहंदी बाग आज विद्यमान है। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व पेशे से अध्यापक मौलवी लियाकत अली ने किया था। जून 1858 में कैप्टन नील द्वारा इलाहाबाद पुनः अधिकार कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे मूलना रामचंद्र पांडुरंग ने अपनी गनीमी कावा रणनीति छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को फांसी चढ़ा दिया गया। संयुक्त प्रांत में 1857 ईस्वी के विद्रोह में स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना प्रारंभ किया था। जून 1858 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एक दूसरा द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों को सत्ता स्वयं अधिग्रहित करके भारत में शांति की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर लिया गया था तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस अब वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका का विवेचन सुधा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे दारुल उलूम की स्थापना की थी। आगे इसमें देखते हैं तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन एवं अन्य के द्वारा 1866 ईस्वी में हुई थी। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल विद्यालय का वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इसमें देखिए 28 से 30 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बंबई में शामिल 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश में शामिल प्रतिनिधि थे गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू श्री प्रसाद चौधरी, बाबू जमुनादास था, लाला बैजनाथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्न विचार करने के लिए गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश के 5 सदस्यों का चयन किया गया था, जिसमें देखें तो गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खां, मुंशी काशी प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद में 3 बार, 88 में जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, 92 में अध्यक्ष WC बनर्जी थे और 1910 में अध्यक्ष सर विलियम बेडर बने थे। लखनऊ में भी 3 बार हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं लखनऊ में अध्यक्ष अंबिका चरण मौजूदार थे, वर्ष 1916 में हुआ था। और इसके बाद अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो 1936 में हुआ था। इसके बाद देखें इलाहाबाद एवं लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों उत्तर प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1905 में बनारस में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, और 1925 में कानपुर में इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थे। वर्ष 1946 में मेरठ में अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी हुए थे। 1888 ईस्वी में प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड काल्विन इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी प्रथम सम्मेलन वर्ष 1908 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में किया गया था। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक प्रस्ताव असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। अक्टूबर 1921 में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन की युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार करने किया गया था। जून 1920 में इलाहाबाद महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित
यानी चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेरकर जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अगस्त 1928 में लखनऊ राजा महमूदाबाद के भव्य महल की बाग में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नवंबर 1928 में शामिल कमीशन का लखनऊ बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष आर दास महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन सिंगारवेलु चेट्टियार के राजस्थान में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। दिसंबर 1925 में कानपुर के पत्रकार सत्यव्रत ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रताप एवं प्रभु बेल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर के छपने वाले अखबार थे। वर्ष 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबा रामचंद्र ने 5 नवंबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1921-22 के मध्य किसानों के बीच चले एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। यह आंदोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैल गया था। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण एवं लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू जी के अनन्य सहयोगी थे। वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन में सचिव चंद्र सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी था। रामप्रसाद खत्री एवं ममंथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालिक कारावास का दंड दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद अब अयोध्या, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद अब प्रयागराज तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा फांसी दी गई। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था। चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान चंद्रशेखर आजाद पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त हो गए थे। क्रांतिकारी शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 1926 में चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। वर्ष 1937 के निर्वाचन में संयुक्त प्रांत की विधानसभा से निर्वाचित होकर आने वाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को स्थान प्राप्त इस प्रकार थे। मुस्लिम लीग 29, स्वतंत्र उम्मीदवार 24, कांग्रेस 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध 3। इस निर्वाचन में 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों का स्थान प्राप्त इस प्रकार था। कांग्रेस 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध 3, लिबरल 1, स्वतंत्र उम्मीदवार 14। 1 अप्रैल 1937 संयुक्त प्रांत में राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पतम सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से गठबंधन करने में समर्थक थे। गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। अक्टूबर 1939 में गांधी जी आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेस सरकारों के साथ त्यागपत्र दे दिया। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने किया। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने बनारस से भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कांग्रेस, इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों और भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, पर एक पर्चा प्रकाशित किया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में था। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में बंदी बनाकर रखा गया था। 16 अगस्त 1942 से संयुक्त प्रांत की बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया। परिणामस्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार गठन किया गया। लखनऊ में वर्ष 1936 में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याज्ञिक एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा, मैनपुरी जिलों को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति होते संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेसी सरकार गठन पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था और इसे सुविधानुसार पश्चिम प्रांत के नाम से जाना था। 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर लिया गया था। 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत कर दिया गया था तब मुख्यालय आगरा बनाया गया था। 1856 ईस्वी में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। 1858 में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। 1869 ईस्वी में उच्च न्यायालय को भी आगरा से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 ईस्वी तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद बना। 1870 ईस्वी में इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। वर्ष 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर गई था। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। वर्ष 1935 तक प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। वर्ष 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके मात्र संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 लेकिन ध्यान दें 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 नाम परिवर्तन पारित किया, जिसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष
2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब इसमें प्रश्न कोश है, सारे प्रश्न इसमें हैं, इसकी व्याख्या भी है। तो इस पर जो है प्रश्न कोश नहीं बल्कि हमने जो है ऑनलाइन रूप में जो इसमें स्टारेड प्रश्न थे उसको हमने देखने का प्रयास किया और इसमें सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। यानी एशियन उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एशियन हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से, सारे ही प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा इसका जो पहला पार्ट था, यानी पहले भाग को इस वीडियो के पहले लेक्चर में हमने कवर किया है। और यह पहला पार्ट इसका जो है यह है ऐतिहासिक परिदृश्य नोट्स के अंतर्गत हमने कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।